जय हिंद, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? जय हिंद सभी को। आज हम कर रहे हैं अपना अगला लेक्चर जो कि है मिनरल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल्स। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि मिनरल्स के बारे में होती क्या है। देखो, मिनरल जो है ना, वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। किसका? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन्स का। ठीक है, ये बात समझ गए। नेचुरली मिलने वाला एक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन दोनों से बना हुआ होता है। ठीक है। इट हैज डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी इसके अंदर, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। बिल्कुल सही बात है। इट इज होमोजीनियस एंड नेचुरली अकरिंग। अब होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब है कि जो भी इसमें चीजें मिली होंगी ना, स्टील होगा, आयरन होगा, है ना, बोरियम, क्रिप्टॉन, जो भी चीज होगी, वो सारी चीजें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगी। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा इसका। कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। इस चीज को कहते हैं होमोजेनस। और नेचुरली अकरिंग है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। इट हैज डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आप डिफाइन ना कर पाओ या फिर अनसॉल्व्ड कुछ रह जाए। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो, अब एक और बात समझो। चलो आगे देखेंगे वो। अब मिनरल्स को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। जैसे कि पहला है मेटेलिक, सेकंड है नॉन मेटेलिक, फिर है एनर्जी मिनरल्स। ठीक, मेटेलिक वो मिनरल्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर है। आप सबको पता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, और नॉन मेटेलिक जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं। चलो, मेटेलिक के अंदर भी हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं। फेरस मतलब जिसमें आयरन का कंपोनेंट पाया जाएगा, आयरन का कंटेंट पाया जाएगा, सॉरी। और नॉन फेरस में जिसमें आयरन नहीं होगा। ठीक, और प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब जैसे कि हमारे गोल्ड हो गए, डायमंड हो गए, है ना, ये सब चीजें। अब नॉन मेटेलिक में क्या क्या आ जाएगा, आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? जैसे कि माइका हो गया, सॉल्ट हो गया आपका, ठीक है, पोटाश हो गया। ये सारी चीजें आपको नॉन मेटेलिक में देखने मिलेंगी। सल्फर, ग्रेनाइट। ठीक है, और मेटेलिक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? जैसे कि अगर हम फेरस की बात करें जो कि कंटेन करता है आयरन को, तो जैसे कि इसमें पड़ेगा आपका मैंगनीज। मैग्नीशियम नहीं है ये, ठीक है, मैंगनीज है। आपका निकल, है ना, कोबाल्ट। अभी हम एक एक करके देखेंगे सबको, एक्सेट्रा। बिल्कुल सही बात। और नॉन फेरस में, नॉन फेरस में जिनमें आपका आयरन नहीं होगा, वो होगा आपका कॉपर। ठीक है ना, लेड, टिन, बॉक्साइट। बॉक्साइट एक बहुत उपयोगी एक नॉन फेरस मेटल है, अभी हम देखेंगे आगे। एनर्जी मिनरल्स में जैसे कि हमारे हो गए कोल, है ना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक, ये सारी चीजें एनर्जी मिनरल्स में आती हैं। चलो अब हम एक एक करके इसको आगे देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देख लेते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ कैसा कैसा पाया जाता है। देखो, मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया आर प्रेडोमिनेटली फाउंड इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये बात तो आप समझ गए। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या बताने की जरूरत है, कहाँ पर है? ये वाला जो रीजन है, ठीक, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला रीजन। कोल रिजर्व्स आपके कहाँ होंगे? ओवर 97% आर कंसंट्रेटेड इन दी दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी वैलीज में होंगे आपके। अब गोदावरी जिस तरह आपकी ये है, कृष्णा आपकी ये है, ठीक है, सोन आपकी ये है, नर्मदा आपकी ये है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले ही देख चुके हैं, महानदी ये है।
तो इन सब के बेसिन में आपको मिलेगा क्या मिलेगा आपको? कोल रिजर्व्स। ओवर 97% आपको इन्हीं सब के बेसिन में मिल जाता है। अब पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन सेडिमेंट्री बेसिन इन आसाम, गुजरात एंड ऑफशोर। ये सारा कुछ अभी हम पेट्रोलियम वाले उसमें देखेंगे। मुंबई, हाई रीजन, अरेबियन सी, ये अभी हम पेट्रोलियम वाले सेक्शन में देखेंगे फिर से, ठीक है। मोस्ट मेजर मिनरल्स रिसोर्सेज आर सिचुएटेड ईस्ट ऑफ अ लाइन कनेक्टेड मंगलुरु एंड कानपुर। मंगलुरु कहाँ पर पड़ेगा आपका? कर्नाटक, और कानपुर आपका उत्तर प्रदेश। तो इसकी जो कनेक्टिंग लाइंस हैं इसमें सिचुएटेड होते हैं आपके मेजर मिनरल्स के रिसोर्सेज, ठीक। चलो अब एक चीज समझो कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। यहां पर देखो, ठीक, ये है आपका भारत, ये हो गया हमारा क्या? विंध्यन रेंज। ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद आपका ये आएगा धारवाड़ वाला रीजन, और ये आएगा आपका कौन सा? कुडप्पा रीजन। तो जैसे कि ये है, अब ये है आपका विंध्या। अभी देखते जाना मैं क्या बता रहा हूँ। ये है आपका गोंडवाना, गोंडवाना। देन ये वाला जो पार्ट है ये है आपका धारवाड़, और ये है आपका कोडप्पा। अब जो मिनरल्स होते हैं ना वो जनरली कंसंट्रेट होते हैं इन तीन बेल्ट में, इन तीन ब्रॉड बेल्ट में। कैसे तीन भैया? आपने तो यहाँ चार लिखा है। तो ये जो धारवाड़ है और जो कोडप्पा है इसको हम सिमिलर बेल्ट मानते हैं, एक बेल्ट है ये, ठीक है। सेकंड आपका ये गोंडवाना वाला बेल्ट है, और थर्ड आपका ये विंध्या वाला बेल्ट है। तो मैंने बोला मिनरल्स जो होते हैं आपके जनरली कंसंट्रेट होते हैं कहाँ पे? कंसंट्रेटेड इन दीज थ्री ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। समझ गए? ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है, और ये तीन बेल्ट आपको याद रखने हैं। धारवाड़ और कुडप्पा एक बेल्ट, गोंडवाना आपका सेकंड बेल्ट, देन विंध्या आपका थर्ड बेल्ट, ठीक। अब जो गोंडवाना है वो फेमस है आपका किसके लिए? गोल्ड के लिए। धारवाड़ और कुडप्पा है ये फेमस है आपका गोल्ड एंड आयरन के लिए, गोल्ड एंड आयरन बोथ, ठीक है। देन आ जाएगा आपका जो विंध्या है वो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के लिए ज्यादा फेमस है। यहां तक किसी को कुछ डाउट समझने में? नहीं, आगे बढ़े। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का हमने समझ लिया कहाँ कैसा है। थ्री ब्रॉड बेल्ट हमने समझ लिए मिनरल्स के। चलो अब आ जाते हैं एक एक करके समझ लेते हैं सबको। मेटेलिक मिनरल पे आ जाएं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयरन ओर। मेटेलिक मिनरल में भी ये फर्स्ट कैटेगरी है जो है फेरस वाली कैटेगरी, ठीक। फेरस वाली, फेरस यानी जिसमें आयरन का कंटेंट आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। चलो आयरन ओर की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये ओर वर्ड क्या होता है। आयरन तो हमें पता है क्या है। ओर वो है, जैसे कि आपको पता है कि मिनरल्स जो है हमारे, मान लीजिए अभी हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो क्या आप खदान को खोदोगे और वहां से आपको डायरेक्टली आयरन मिलेगा क्या? डायरेक्टली गोल्ड मिलेगा क्या? नहीं ना। सबसे पहले हमको मिलते हैं रॉक्स। अब इन रॉक्स के अंदर क्या होता है? इन रॉक्स के अंदर होता है क्या? मेटल तो होगा ही, प्लस आपकी इम्प्योरिटी भी होगी, इम्प्योरिटी भी होगी, जिसको हम दूर करते हैं कैसे? जो हमारी रिफाइनरीज होती हैं,
वो इनको दूर करने का काम करती हैं, जो कि केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम रॉक्स में से मेटल को निकालते हैं इम्प्योरिटी दूर करके, है ना। रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है। देन हमको क्या मिल जाता है, हमारा मेटल मिल जाता है। और इसको अगर अच्छे शब्द में समझना चाहें तो रॉक के अंदर क्या होता है, रॉक और मिट्टी जो होती है ना, वो हमें खदान खोदने से मिलती है और उसी के अंदर से हम मेटल निकालते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? चलो ठीक। तो उसको हम कहते हैं ओर। ठीक। अब आयरन ओर की अगर हम बात कर लें तो आयरन ओर बहुत सारी होती हैं। अब उसमें से जो दो मेन है वो है, एक हमारी मैग्नेटाइट प्लस दूसरी है हेमेटाइट। ठीक है। अब मैग्नेटाइट इज कंसीडर्ड द बेस्ट आयरन ओर, बोस्टिंग अ वेरी हाई आयरन कंटेंट अप टू 70% होता है। किसमें? मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट क्या है? एक आयरन ओर है। ठीक है। दूसरा है हेमेटाइट। हेमेटाइट इज द मोस्ट वाइडली used industrial iron ore, though its iron content is slightly lower than magnetite. मैग्नेटाइट के कंपैरिजन में हेमेटाइट में आयरन ओर का कंटेंट आपको कम देखने के लिए मिलेगा, 50 to 60%, लेकिन ये वाइडली यूज्ड इंडस्ट्रियल आयरन ओर है। ठीक है। जो कि ज्यादा आयरन कंटेंट आपको देखने मिलेगा मैग्नेटाइट में, बट वो उतनी ज्यादा यूज नहीं होती क्योंकि वो उतनी अवेलेबल ही नहीं होगी। जो चीज ज्यादा अवेलेबल होगी उसमें आयरन कंटेंट जाहिर सी मात्रा है कम मात्रा में होगा, जाहिर सी बात है कम मात्रा में होगा। अब इन 2018 और 19 में क्या हुआ, नियरली ऑल 97% ऑफ आयरन ओर आर प्रोडक्शन केम फ्रॉम ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड। इन चार स्टेट से ही हमें 18-19 की रिपोर्ट्स में पता चला कि 97% आपका आयरन ओर जो है इन्हीं चार स्टेट से हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। अब अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं तो टॉप मोस्ट में कौन आएगा? सबसे ज्यादा रिजर्व्स कहां पर हैं आपके? ये है ओडिशा में। और प्रोडक्शन की अगर बात करें, देखो सबसे ज्यादा रिजर्व्स आपके हैं ओडिशा में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? वो भी आपका ओडिशा है। अब ये मतलब ऐसा है, जरूरी नहीं है, ठीक है, आगे आपको पता चलेगा कि जहां पर ज्यादा रिजर्व्स हो वही ज्यादा प्रोडक्शन करे, ऐसा है नहीं, लेकिन इसके केस में ऐसा है। तो प्रोडक्शन आपका सबसे ज्यादा करता है ओडिशा, देन आपका आता है छत्तीसगढ़, देन आपका आता है क्या? कर्नाटक। चलो, इतनी बात समझ में आती है क्या? आगे बढ़ जाएं। चलो, आयरन ओर। ये देखो चार बेल्ट हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं आयरन का और जहां पर सबसे ज्यादा रिजर्व्स भी पाए जाते हैं। सबसे पहले तो है हमारा उड़ीसा झारखंड बेल्ट, रेड वाला। देन हमारा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। फिर आता है हमारा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। फिर है आपका बेल्लेरी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमकुर बेल्ट। ठीक है। ये आपका कर्नाटक वाला बेल्ट। एक एक करके समझ लेते हैं। अब झारखंड वाला जो रीजन, झारखंड में आपको देखने के लिए क्या मिलता है? झारखंड में आपको किस रीजन में देखने के लिए मिलेगा? झारखंड में आपको देखने के लिए मिलेगा कौन से रीजन में? सिंहभूम, ये रीजन है। ठीक। और माइंस कौन सी हैं? माइंस कौन सी हैं? नोआ मुंडी एंड गुआ। नोआ मुंडी और गुआ माइंस है हमारी झारखंड के सिंहभूम रीजन में। ठीक है। ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। फिर हम अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हमें कौन से रीजन में देखने के लिए मिलती है? तो उड़ीसा में हमें कौन से रीजन में देखने के लिए मिलेगा? ये मिलेगा हमारे सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार में। सुंदरगढ़ में, मयूरभंज में एंड झार। ये तीन रीजन है जहां पर हमें उड़ीसा में माइंस देखने के लिए मिलती हैं। और कौन सी माइंस देखने के लिए मिलती हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। कौन सी माइन देखने के लिए मिलेगी आपको? बादाम,
पहाड़, है ना? बादाम पहाड़ माइंस आपको देखने के लिए मिलेगी कौन से रीजन में? आपके सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार में। चलो, अब अगर हम बात करें आपके दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर यानी छत्तीसगढ़ और ये वाले बेल्ट की, तो छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा? बैलाडीला। अब बैलाडीला क्यों नाम है? क्योंकि ये माइन जो है ये ऑक्स के हम्प जैसी दिखाई देती है, इसलिए बैलाडीला नाम है। बैला है ना इंग्लिश में, हम कहते हैं बैला ऑक्स को, ठीक? शेप ऑफ ऑक्स के हम्प का है इसमें। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में मिलेगी आपकी छत्तीसगढ़ वाले बॉर्डर पे, और ये यहाँ से आप क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट करोगे। और यहाँ पर कौन सा पोर्ट है हम सबको पता है, विशाखापट्टनम। लार्जेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है ना, पटनम पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करोगे उसको। चल, नेक्स्ट देख लें। और एक और माइन है यहाँ पर, दल्ली राजहारा, ठीक है? दल्ली राजहारा माइंस है, ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और एक और दंतेवाड़ा वाला जो रीजन है, दंतेवाड़ा माइंस, ये आपको पता है नक्सल प्रभावित है, ठीक है? ये सारी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। देन महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में एज सच उसकी माइन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो पोर्ट है आपका मुर्मुगांव पोर्ट, वहां से आपका आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। फिर आपका बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर बेल्ट, यहाँ से आपका क्या, यहाँ पे आपका पोर्ट है कौन सा? मैंगलुरु पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट, ठीक, मैंगलोर पोर्ट है कहाँ? कर्नाटक में, यहाँ से आपका एक्सपोर्ट होगा। कौन सी हिल्स है याद है, कॉफी कल्टीवेशन वाले चैप्टर में बताया था, बाबा बुदान हिल्स। कौन सी हिल्स? बाबा बुदान हिल्स। और माइंस का क्या नाम है आपके? माइंस का नाम आ जाएगा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख माइंस। अब कुद्रे मतलब कन्नड़ में बोलते हैं हॉर्स को, और हॉर्स के मुंह जैसी दिखती है ये माइंस, शेप है इसका, इसलिए कुद्रेमुख माइंस, ठीक? ये सारा कुछ आपको कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा आपको। चलो, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? आयरन और कहाँ क्या मिलता है? आगे बढ़ जाए। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं मैंगनीज को। मैंगनीज क्या है आपका? मेनली यूज होता है स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में। फेरो मैंगनीज एलॉय बनाता है। एलॉय क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा मेटल आपकी मिलती है, तो यहाँ पर मैंगनीज आ गया, और फेरो मतलब आयरन वाला कंटेंट आ गया आपका। और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा किस में काम आता है? स्टील में। ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग किसके? ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स के, इसमें आप यूज करते हो। ज्यादा कुछ देखने लायक है नहीं। चलो, अब आ जाते हैं हम नॉन फेरस मेटल में, है ना? अब आप बोलोगे भैया इतना कम क्यों आपने वो लिया है? क्योंकि वहां से ही आपका क्वेश्चन पकड़ेगा। मैं केवल उतना ही कराना चाहता हूँ जितना आपका क्वेश्चन बनता है और बनता आया है, और आगे भी बनेगा। एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका। बाकी आपको पढ़ना है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर देखो, और यहाँ से क्वेश्चन ना बने तब मुझसे बताना, ठीक? अब ये मेटल तो है, बट कैसी मेटल है? नॉन फेरस। इसमें आयरन का कंटेंट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसर्स इन इंडिया देख लो, कौन सा है? बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में पड़ेगा, खेतरी आपका राजस्थान में पड़ेगा, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, झारखंड में पड़ेगा, ठीक? अब आपको पता है झारखंड वाली बात मैंने बताई क्या यहाँ पे? नहीं बता, चलो कोई बात नहीं। झारखंड आपको पता है मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे, है ना? और झारखंड वाला जो प्लेट्यू है कहाँ पर? कौन सा? छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसीलिए तो इसको रूर स्टेट हम बोलते हैं, हमने पहले भी देखा हुआ है। रूर स्टेट बोलते हैं क्यों? क्योंकि रूर जो है वो एक जर्मन प्रोविंस है, जर्मनी में एक प्रोविंस है रूर, जहां पर भर भर के आपको मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं। और हमारे यहाँ कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। इसलिए हम इसको
रूर प्लेट्यू या रूर स्टेट भी बोलते हैं इसको, झारखंड वाले इलाके को, छोटा नागपुर प्लेट्यू को, ठीक। लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसर्स हमने देख लिया। अब कॉपर जो है वो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि फर्स्ट मेटल है कॉपर, जो कि डिस्कवर हुआ था, टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। हिस्ट्री में भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाय ह्यूमंस। चलो, कहाँ कहाँ, खेतड़ी आपका राजस्थान में वाला एरिया है, दहेज आपका गुजरात है, बालाघाट आपका एमपी में पड़ेगा, कोरबा छत्तीसगढ़, भुवनेश्वर जो है आपका वो पड़ता है उड़ीसा में, टूटीकोरिन आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। इतनी बात समझ गए। चल आगे आ जाए, इसमें कुछ देखने लायक बच गया नहीं। झारखंड कहाँ, खेतड़ी माइंस, झारखंड का जो रीजन है वो है आपका अलवर वाला रीजन, बाई चांस अगर आ जाता है एग्जाम में तो, अलवर वाला रीजन है और झुंझुनू वाला, ठीक, अलवर और झुंझुनू वाला रीजन और सिंहभूम वाला रीजन जो है झारखंड में। एल्यूमिनियम में आ जाए, अब एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से बनता है, ठीक। इसकी प्राइमरी ओर है बॉक्साइट। प्राइमरी ओर क्या है, बॉक्साइट से निकाला जाता है, ठीक। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट आर प्राइमरी लोकेटेड इन, कहां पर, अमरकंटक प्लेट्यू में। अमरकंटक प्लेट्यू से कुछ याद आया क्या, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शो करता है, सोन और नर्मदा यही से निकलती हैं। मैकाल हिल्स, मैकाल हिल्स कहाँ पे भैया, ये देखो, बताया था ना एमपी में आपका महादेव, मैकाल, देन किमूर, है ना, याद है, वही मैकाल हिल्स है ये। एंड द बिलासपुर कटनी प्लेट्यू रीजन, बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़, कटनी आपका एमपी में, तो वही रीजन से आपका ज्यादातर बॉक्साइट डिपॉजिट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ओडिशा इन इंडिया लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर है आपका ओडिशा, ठीक है। अभी देखते हैं हम कैसा क्या है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन उड़ीसा आर द पंचपटली डिपॉजिट, पंचपटली डिपॉजिट आपका मेन जो डिपॉजिट है वहां से बॉक्साइट निकाला जाता है, और कोरपुट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है आपकी, ठीक है, यहाँ से निकाला जाएगा। क्या क्या कीवर्ड मैंने पकड़ा दिया आपको, प्राइमरी ओर है, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स, ओडिशा का आपका लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर है, और पचमटली डिपॉजिट है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। ये ऐसी चीजें आपको देखनी है। अब ये हिंडल्को क्या है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है। नालको क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। बाल्को क्या है, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। इंडिया एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है, ये सब चीजें हैं। और देखें, नालको का हेडक्वार्टर कहाँ है, नालको का हेडक्वार्टर आपका ये भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है। रेणुकूट जो है आपका, रेणुकूट ये आपका पड़ेगा यूपी में, ठीक है, दिया ही हुआ है वैसे। महादेव, मैकाल और केमूर वाली हिल्स जो है ना वहां पर। अब बाल्को जो है आपका, उसका हेडक्वार्टर पड़ेगा आपका न्यू दिल्ली में, बाल्को, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये मत बोलना कि भैया ये यहाँ क्यों दिखा रहा है, ब्रांचेस होंगी उसकी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हिंडल्को, ये जो हीराकुड में दिख रहा है आपको, ब्रांच है इसकी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडल जो दिख रहा है वो, और हिंडल्को दोनों, हिंडल्को नहीं दिया क्या है यहाँ पे, अच्छा ये दिया है ना, ये हिंडल्को आपका, ये भी यहाँ पर भी एक आपका हिंडल्को आएगा, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और माल्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी मुंबई में है, माल्को, इसका भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन आपका बाल्को जो है वो वेदांता की कंपनी है, ठीक है, ये वेदांता की कंपनी है, वेदांता इसकी पेरेंट कंपनी है। और वेदांता जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वेदांता, याद रखना इसको, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन। चलो इतनी बातें क्लियर हैं क्या। प्रीशियस मेटल्स में आ जाए, कौन कौन सी आ जाएगी आपकी, गोल्ड और एल्यूमिनियम। तो गोल्ड जो
गोल्ड और डायमंड, सॉरी। तो गोल्ड जो है उसका टॉप मोस्ट जो वर्ल्ड में है प्रोड्यूसर, वो कौन है? वो है आपका चाइना। देन आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना। फिर इंडिया में देख लो, इंडिया में इंडिया में कौन है? इंडिया में बनेगा आपका कर्नाटका, टॉप मोस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर। कर्नाटका में कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका केजीएफ है, कोलार गोल्ड फील्ड्स। देन आपका है हुट्टी गोल्ड फील्ड्स। अब कोलार गोल्ड फील्ड्स आपको पता है बंद हो चुकी है ना। रीजंस जो सामने आए हैं वो ये हैं कि ये इकोनॉमिकली भी हैंडल नहीं हो पा रही थी, बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा था, और एनवायरमेंटली भी उतनी सस्टेनेबल नहीं थी। ठीक है, इसलिए इसको बंद करना पड़ा कोलार गोल्ड फील्ड्स को। हुट्टी गोल्ड फील्ड्स आपकी अभी भी चल रही है, जैसा कि आपको पता है। और आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगी क्या? रामागिरी, बहुत ही फेमस एक गोल्ड फील्ड है आंध्र प्रदेश। करें अगर डायमंड की बात, तो डायमंड आपको सिर्फ देखने के लिए मिलेगा इंडिया में, कहां पर? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी, यहीं पर इसकी माइंस सिचुएटेड है। ठीक है, डायमंड की। और वर्ल्ड में अगर बात करें, तो वर्ल्ड में आपको मिलेगा कहां पे? रशिया में, रशिया में इसकी माइंस। चल, एज सच डायमंड से ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर बात करें, तो आपका आ जाएगा माइका सबसे पहले। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको पता है जो बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, बार बार समझाना ना पड़े ये बात। अब देखो, प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्शन देखते हैं माइका का। प्रॉपर्टीज क्या है और यूजेस क्या है? एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी, माइका की। लो पावर लॉस फैक्टर होता है, पावर लॉस इसमें बहुत कम होगा। गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होंगी, हम लोग को सबको पता है। रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज में भी बिगड़ेगा नहीं, रेजिस्टेंट कर लेगा। यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। मेजर आपको बात ये याद रखनी है, जो ऊपर की तीन बताई वो भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में ज्यादा काम आता है। क्यों काम आता है वो ये लिखा हुआ है। ठीक, मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया कौन से हैं आपके? झारखंड है, नदन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये है जैसे आपका क्या पेनिनसुलर, ये है आपका नर्मदा, ये है आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इसके भी जो नदन रीजन होंगे ना, उसमें आपको ज्यादातर देखने मिलेगा, है ना। जैसा कि मैंने बताया, रूर स्टेट है, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर मिनरल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, इसलिए नदन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये है इसके कीवर्ड, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। लीडिंग प्रोड्यूसर है, याद रखना। राजस्थान में मेनली आपको अजमेर में देखने मिलेगा। अजमेर से ही याद आया, लूनी रिवर देखने के लिए मिलती है, जो कि इनलैंड ड्रेनेज परफॉर्म करती है। ये सब कुछ मैं बताता जाता हूँ ताकि आप भूलें ना, है ना। लूनी रिवर आपकी। आंध्र प्रदेश में आपको नेल्लोर माइका बेल्ट जो बहुत फेमस है वो देखने के लिए मिलेगी, जो कि सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है। समझ गए क्या माइका के बारे में? लाइमस्टोन पे आ जाए। चल, पहले देखने तो कुछ छूटा तो नहीं। अलवर जो है आपका वो कॉपर के लिए फेमस है, और अजमेर आपका माइका के लिए। नेल्लोर बेल्ट मैंने आपको बता दिया। लीडिंग प्रोड्यूसर, यहाँ एक बात और लिखो, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड कौन है? ये आपका इंडिया ही है। ठीक है, चलो लाइमस्टोन देख लो। एक सेकेंड ना, लाइमस्टोन देख लें। लाइमस्टोन भी हमें पता है नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक ही हम अभी कवर कर रहे हैं। और फेरस की तो फिर बात ही छोड़ दो।
नॉन मेटेलिक है तो फेरस तो होगा ही। एसोसिएटेड विथ रॉक्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी हुई जो रॉक्स हैं, ऐसी रॉक्स जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, किसमें होता है भैया, कौन सी रॉक्स होती हैं वो, सेडिमेंट्री। याद आया, इन्हीं में तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इसमें पाया जाता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब, अरे यार तुम लोग भूलते बहुत हो, CaCO3। ठीक है, जैसे कि आपका चूना जो होगा ना, चूना जो होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो व्हाइट वॉश करके, मिल जाएगा आपको CaCO3। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, इसी को हम बोलते हैं मार्बल, और इसी को हम बोलते हैं चौक। ठीक है, अब लाइमस्टोन, ये सारा केमिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइमस्टोन के यूज क्या है, बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत ही ज्यादा जरूरी और बेसिक रॉ मटेरियल है क्या आपका लाइमस्टोन। एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस, जब आप आयरन ओर से मेटल निकालते हो ना, तो एक स्मेल्टिंग प्रोसेस करनी पड़ती है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, वहां पर हमें काम आता है हमारा क्या, लाइमस्टोन। समझ गए क्या, जी हाँ। एक चीज और रह गई यहाँ पर हमारे डायमंड में बताने के लिए। डायमंड जो है पन्ना में मिलता है, लेकिन सूरत में इसकी कटाई छटाई का काम होता है ना, सूरत डिस्ट्रिक्ट में। सूरत में एक विलेज है, कौन सा, खजोड़। खजोड़ विलेज में बहुत बड़ा एक प्लांट है जो कि कटाई छटाई करता है किसकी, डायमंड की। सूरत डायमंड ब्राउज बनाया गया है। अब ये जो डायमंड ब्राउज है ना सूरत में खजोड़ विलेज में, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्किंग प्लेस है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्किंग प्लेस। इसके पहले कौन सा था, इसके पहले था पेंटागन, जो कि डिफेंस डिपार्टमेंट है अमेरिका का। ठीक है, याद रखना ये बात। माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन एनर्जी रिसोर्सेस, लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर ही जो चार पांच चीजें हैं वो देखना है। अब एनर्जी रिसोर्सेस को हम अलग अलग चीजों में बांट लेते हैं। एनर्जी रिसोर्सेस बेसिकली हैं क्या, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग चीजों में बांट लेते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेस, कन्वेंशनल क्या होते हैं, जो कि बहुत पुराने टाइम से हम यूज करते हुए आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, जो हाल ही में हमने बनाए हैं, या फिर हाल ही में हमें मिले हैं या बनाए गए हैं, बनाए हैं। ठीक है, चलो अब कन्वेंशनल को भी हम अलग अलग कर लेते हैं। पहला तो है कमर्शियल, जो है लार्ज स्केल में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो कमर्शियल के अंदर आ जाएंगी। नॉन कमर्शियल में आपका जो स्मॉल या मिडिल स्केल में प्रोड्यूस हो रही हैं। अब कमर्शियल में क्या क्या आ जाएगा, कोल बिल्कुल जरूरी बात है, नेचुरल गैस एंड ऑयल्स बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी कुछ लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है, इसलिए कमर्शियल कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं। अब नॉन कमर्शियल क्या होते हैं, आपके फायरवुड हो गए, घर के लिए यूज करते हैं, ड्राई डंग हो गया है ना, गोबर के कंडे, स्ट्रॉ हो गया, ये सारी चीजें घर के लिए आप यूज करते हो। अब नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या जाएगा, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है, सोलर विंड सोलर पैनल्स हो गए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हमारी पवन चक्की वगैरह है ना, टाइडल एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल, सब कुछ देखेंगे, हाइड्रो, और यहाँ पर एक थर्मल भी रख लो, देखेंगे अभी है ना। सबसे पहले बात कर लें कोल की, समझ लें एक एक करके क्या होता है। अब कोल जो है मोस्ट अबेंडेंट फॉसिल फ्यूल है इंडिया में, सबसे पहले तो बात समझो है ना। टू प्राइमरी जियोलॉजिकल एज रॉक्स में मिलता है, मतलब अगर एज रॉक भी नहीं समझ में आ रहा तो जियोलॉजिकल वाले जो एरिया है ना हमारे दो प्राइमरी, उसमें मिलता है। पहला तो है आपका गोंडवाना, याद है 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, प्लेटें खसक के आई थी, गोंडवाना लैंड, वो सब वही हमारा एरिया है जो गोंडवाना, उसमें। और एक है आपका 55 मिलियन ईयर्स पहले, इसको हम बोलेंगे आपका टर्शरी। ठीक है, टर्शरी, गलत स्पेलिंग हो गई।
टर्शरी टर्शरी वाला एरिया जो है, टर्शरी वाली एज जो है, एज देखो 200 मिलियन साल पहले गोंडवाना एज और 55 मिलियन ईयर साल पहले आपकी टर्शरी एज। अब कहाँ कहाँ होती है ये देख लो। आपकी जो टर्शरी वाली एज वाले जो कोल पाए जाएंगे, अब आप सोचो, एक बात समझो कोल के बारे में। कोल जो है ना, वो फॉसिल फ्यूल से बनता है। जो चीज जितनी ज्यादा टाइम के लिए दबी होगी, ठीक है, वो उतना ही अच्छा कोल बनाएगी, और जो चीज अभी नई नई दबी होगी वो उतना अच्छा कोल नहीं बनाएगी। इस स्टेटमेंट से आपको पता चला कि जो गोंडवाना एज वाला कोल है वो ज्यादा अच्छा होगा, जो टर्शरी वाला कोल है वो ज्यादा बेटर नहीं होगा। ठीक है, टर्शरी वाला जो कोल है हमको ये असम और नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज में देखने के लिए मिलता है, लिख देता हूं, ठीक। और पेनिनसुलर वाले एरिया में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, हमारा जो गोंडवाना वाला कोल है। बिल्कुल सही बात। अब देख लो, पढ़ लो, अब सारी चीजें समझ गए हो, अब पढ़ो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। टू प्राइमरी जियोलॉजिकल एज में होता है, बिल्कुल सही बात है। सीरीज कौन सी, गोंडवाना कोल ओवर 200 मिलियन, अभी बताया। टर्शरी डिपॉजिट कौन से, अप्रोक्सीमेटली 55 मिलियन ईयर साल पुराने, बिल्कुल सही है। गोंडवाना कोल आपका क्या है, मेटलर्जिकल कोल है। अब मेटलर्जिकल कोल क्या होता है, मेटलर्जिकल कोल जो होता है वो आपका हाई हाई ग्रेड कोल होता है आपका, है ना, मेटलर्जी वगैरह में इसको यूज किया जाता है। मेजर रिसोर्सेज आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। दामोदर वैली आपको पता है कहाँ है, दामोदर रिवर, जो उड़ीसा में मेन रिवर जो आपकी महानदी है, और बिहार वगैरह से होके जाती है दामोदर रिवर। इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स आपकी कहाँ है, इंक्लूड झारिया, रानीगंज एंड बोकारो। ये आपकी कोल फील्ड्स हैं, नाम याद रखना एज इट इज, कीवर्ड लिख के लाया हूँ। ऑल्सो फाउंड इन गोदावरी और महानदी, सोन और वर्धा वैली में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आपके गोंडवाना वाले कोल। टर्शरी कोल कहाँ है, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अभी बताया, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ये वाला ये वाला रीजन नॉर्थ ईस्ट का। समझ गए क्या, कुछ और समझाने की जरूरत है इसमें? ये हैं आपके सारे कोल्ड फील्ड्स के नाम, बोकारो, झरिया, सिंगरौली आपका एमपी में, है ना, तालचेर, रानीगंज, सिंगारेनी, नेवेली। अब नेवेली जो है ना वो फेमस है आपके लिग्नाइट कोल के लिए। ये क्या होता है भैया, लिग्नाइट कोल उतना अच्छा कोल नहीं होता है, और सबसे ज्यादा पाया जाता है नावेली, तमिलनाडु में। अभी आगे पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोल देखो, किस किस टाइप के कोल होते हैं। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ कोल में रह गई हैं, यहाँ समझ लेते हैं। देखो कोल को ना हम बरीड सनशाइन भी कहते हैं। बरीड सनशाइन, आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल जो है वही कोल बनाते हैं। ऑब्वियसली जो चीज बरी होगी जितनी ज्यादा देर के लिए, उतना ही क्वालिटी में अच्छा कोल निकल के दिखेगा, इसलिए हम इसको बरीड सनशाइन भी कहते हैं। देन हम इसको एक और चीज कहते हैं, ब्लैक डायमंड, कहीं कहीं ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, बट मेजरली आपको ब्लैक डायमंड देखने के लिए मिलेगा। बाई चांस अगर पेपर में आता है और ब्लैक डायमंड की जगह ब्लैक गोल्ड है ऑप्शन में, देन आपको गोल्ड को टिक करना है, वैसे तो आपको ब्लैक डायमंड ही देखने को मिलेगा। समझिए क्या है इतनी बात। और ब्लैक गोल्ड जो है वो जनरली पेट्रोल से जोड़ा जाता है, पेट्रोल से एसोसिएट किया जाता है ब्लैक गोल्ड। और कैसे बनता है कोल आपको तो पता ही है। जो फॉसिल होंगे कई लाखों लाखों करोड़ों साल जमीन के अंदर दबेंगे, इंसान के, एनिमल के, प्लांट्स के, हर एक चीज के, फिर बनेंगे वो फॉसिल फ्यूल, वहां से हम कोल को निकालेंगे। अब कोल में जो होता है ना, हीट जनरेट करने की और कैप्चर करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो हमारा जो अच्छा यहाँ समझ लेंगे, चलो। चार प्रकार के कोल हैं हमारे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लिग्नाइट मैंने जो आपको बताया था पीछे। एंथ्रासाइट जो है वो हाई क्वालिटी का कोल है, हार्ड कोल है। देखो हार्ड होगा तो अच्छे से जलेगा, सॉफ्ट होगा इसका मतलब मॉइस्चर होगा उसमें और अच्छे से नहीं जल पाएगा। और डीपली बरीड, जितना ज्यादा पुराना ब्रीड होगा कोल, तो उतना ही ज्यादा डीप भी होता जाएगा, है ना। बाहर की चीजें उड़ उड़ के आएंगी, उसके ऊपर जमती जाएंगी और उतना ही ज्यादा वो डीप होता जाएगा, और उतने ही नीचे से अंदर से जो कोल निकल के आएगा एंथ्रासाइट होगा, वो बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का कोल होगा। बिटुमिनस क्या होता है, डीपली बरीड कोल तो होता है, लेकिन सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर। ठीक है, बिटुमिन, और इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं, ये उतना हाई क्वालिटी का कोल नहीं होगा।
ठीक है, बिटुमिनस जो होगा आपका, कि जितना एंथ्रासाइट होता है। एक सेकंड रुकना, मुझे हो गए। हम्म देखो, कोल की ना जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। अब ये कैसे हाई होती है? जिस भी कोल में आपको मॉइस्चर कंटेंट कम देखने को मिलेगा, और जिस भी कोल में आपको कार्बन कंटेंट ज्यादा देखने मिलेगा, मतलब कार्बन ज्यादा है और मॉइस्चर कम है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का सीधा सीधा अर्थ है कि हीट जनरेट करने की जो उसकी क्षमता है, जो हीट जनरेट करने की जो उसकी कैपेसिटी है और कैप्चर करने की, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। इससे ही एक कोल की क्वालिटी डिसाइड होती है। ठीक है, अब हमको पता है कि एंथ्रासाइट में 80 से 90% आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, कार्बन कंटेंट होगा। देन उससे कम आपका बिटुमिनस में होगा, जो कि 70 से लेके 80% है। ठीक है, देन उससे भी ज्यादा कम आपका लिग्नाइट में होगा, जो कि 50 से लेके 70% है। क्या बता रहा हूं ये मैं? कार्बन कंटेंट। और उससे भी कम आपका लेस देन 50% आपका होगा किसमें? पीट में। चलो, बिटुमिनस के बारे में बता दिया मैंने। डीपली बरीड होती है, सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, लिग्नाइट जो होती है लो ग्रेड होती है, सॉफ्ट होगी तो अच्छे से नहीं जलेगी। ब्राउन कलर का कोल होता है, फुल ब्लैक नहीं होता। हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा, ऑब्वियसली हाई मॉइस्चर है तभी तो अच्छे से नहीं जल रही है। और नेवेली में आपको ज्यादा देखने मिलेगी जो मैंने पीछे मैप में दिखाया, नेवेली तमिलनाडु में आपको इसकी भरमार देखने मिलेगी, लिग्नाइट की। अब पीट क्या होता है? डिकेइंग प्लांट इन स्वैम्प्स, दलदली क्षेत्रों में, है ना, जैसे मैंग्रोव्स हमारे पाए जाते हैं उसी प्रकार के फॉरेस्ट वगैरह, और भी जो एनिमल्स होंगे हमारे, वो सब चीजें जब डिके हो जाएंगी प्लांट्स, किसमें? दलदली क्षेत्र में, तो लो कार्बन कंटेंट बनेगा, हाई मॉइस्चर बनेगा, लो हीटिंग कैपेसिटी होगी, और सबसे कम इसका कार्बन कंटेंट होगा, इसलिए अच्छे से नहीं जल पाएगा पीट वाला कोयला। समझ गए क्या? नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा पेट्रोलियम। चल, पॉइंटर्स ये रहे हमारे। Most Indian petroleum is found in anticline and fault traps within tertiary and rock formation। ये क्या बोल दिया? याद आया एंटीक्लाइन? जब हम पढ़ रहे थे रॉक वाला एरिया, मतलब रॉक वाला चैप्टर कर रहे थे, ये है हमारा क्या? सिंक्लाइन। और ये है क्या? एंटीक्लाइन। है ना, याद आया? अरे रॉक के अंदर हम पढ़ रहे थे सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, आपका डेक, सेल, है ना। ये हमको मिलता है कहाँ? फेकोलिथ में। देन बैथोलिथ आपका यू यू करके होता है। ठीक है, याद आया? वेवी मास, ये कुछ कीवर्ड मैंने आपको बताए थे, जहां वेवी मास होगा वो 100% फैकोलिथ की बात कर रहा है। तो मोस्ट इंडियन पेट्रोलियम इज फाउंड एंटीक्लाइन में ही मिलेगा आपको, है ना, फॉल्ट ट्रैप्स में मिलेगा, टर्शरी एज वाले रॉक में। टर्शरी एज की रॉक कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में, ये देख लो, अभी दिखाया, है ना। और गोंडवाना लैंड वाला कौन सा है? पेनिनसुलर वाला एरिया। ठीक है, चलो भैया, इतना तो क्लियर हुआ। फिर है पेट्रोलियम ऑल्सो अकर इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस। अब ये पोरस नॉन पोरस क्या है? पोरस का मतलब होता है कि ऑयल जो एक रॉक है, मान लो उसमें से आपका पेट्रोलियम बहुत सालों सालों में बन रहा है, लेकिन अगर ये ऐसी रॉक है जो कि पोरस नेचर की है। पोरस नेचर क्या होता है? इसमें से ऑयल जो होगा आपका और जो नेचुरल गैसेस होंगी वो सब वगैरह लिक्विड रूप में रिस जाएगा। रिस जाएगा मतलब परकोलेट कर जाएगा नीचे, परकोलेट कर जाएगा नीचे की तरफ,
ठीक है। और नॉन पोरस मतलब परकुलेट नहीं करेगा, रिसेगा नहीं, उसी रॉक में स्टोर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। इतनी बात समझ गए क्या? पोरस नेचर, नॉन पोरस नेचर क्या होता है? तो पेट्रोलियम ऑल्सो ऑकर्स इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस, दोनों प्रकार की रॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेचुरल गैस बीइंग लाइटर टिपिकली ओवरलाइज रॉक्स, ओवरलाइज ऑयल। जैसे कि ये है ना आपका सिंक्लाइन, ये एंटीक्लाइन, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको ऑयल, और इसी के ऊपर हल्की होती है तो नेचुरल गैस भी जस्ट ऑयल के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वही पॉइंट ये बता रहा है, लाइटर होने के कारण ऑयल के ऊपर ही देखने मिल जाएगी आपको। मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया इंक्लूड्स मुंबई हाई, गुजरात और असम। खुद देख लो, मुंबई हाई ये वाला एरिया, गुजरात और असम। असम का जो ये डिगबोई है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे, डिगबोई जो है ना असम का, ऑयल रिफाइनरी है ये, और ये स्टार्ट हुई थी कब? स्टार्टेड 1901 में, और ये एशियाज ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, चलो। डिगिंग इसमें होना कब स्टार्ट हुई थी? डिगिंग आपकी हुई थी 1866 में, बट जो स्टार्ट हुई है आपकी 1901 में। इतनी बात समझ गए? अब ये देखो, जो ऑयल फील्ड्स है ना, ये ऑफशोर दो प्रकार की होती हैं, ऑफशोर होंगी और ऑनशोर होंगी। मतलब ऑफशोर वाली जो ऑयल फील्ड होगी, वो सी बेड के अंदर से आपका जो पेट्रोलियम निकलता है ना, उसको निकालने के लिए बोलते हैं। और ऑनशोर जो होंगी, वो अर्थ के अंदर से, जो आपका जमीन के अंदर से जो निकलता है वो निकालते हैं। जैसे कि आपका बसाइन हो गई, मुंबई हाई हो गई, ये सारा आपका सीबेड वाला एरिया है, ये ऑफशोर के अंदर आता है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट से देखो जमीन से निकाल रहे हैं, डिगबोई हो गई, नाहरकटिया हो गई, और मोरन होगरीजन हो गई, ये आपका ऑनशोर वाला एरिया, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है ये ऑनशोर में आएगा, और जो आपका मुंबई वाला वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ये आपका ऑफशोर में आएगा। इतनी बात समझ गए? अंकलेश्वर ये आपका गुजरात में पड़ेगा, है ना? अंकलेश्वर हो गया, कलोल हो गया, आपका खंबात हो गया, सारी चीजें गुजरात में है। बसाइन और मुंबई हाई ये आपका मुंबई वाले रीजन में पड़ेगा। अंकलेश्वर गुजरात इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है। असम इज इंडिया ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, है ना? दिग्बोई जो ऑयल फील्ड है यहीं पर है। की ऑयल फील्ड्स इन असम आर दिग्बोई, नाहरकटियार और मोरन रीजन। चलो, समझ गए क्या? नेचुरल गैस पे आ जाएं, कुछ बच गया बताने लायक चीज? नहीं, ठीक। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन भी बता दिया ना। चलो नेचुरल गैस आ जाए। देखो, नेचुरल गैस जो होती है ना, ये पेट्रोलियम के डिपॉजिट के साथ ही आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर मिल जाएगी, है ना, ऐसे करके। रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल सरफेस, क्रूड ऑयल सरफेसेस रिलीज होती हैं जब, तभी ये नेचुरल गैस भी हमको हमको देखने के लिए मिल जाएगी। आपको मीथेन प्राइमरीली यूज्ड, देखो मीथेन देखने को मिलेगा सबसे पहले तो इसमें, ठीक है? प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, कितना मिलेगा इसमें? 70 से लेकर 90% आपको मीथेन देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइमरली यूज्ड एज फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन दी पावर सेक्टर, बिल्कुल हाँ सही बात है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम इसको यूज कर रहे हैं नेचुरल गैस को। इंडिया मेजर रिजर्व्स कौन से हैं आपके? वेस्ट कोस्ट में कौन से मिलेंगे आपको? मुंबई है, अलाइड फील्ड्स, कैम्बे बेसिन, कैम्बे ये गल्फ ऑफ खंबात की ही बात कर रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ईस्ट कोस्ट में न्यू डिस्कवरीज इन कृष्णा गोदावरी के बेसिन में हमको मिला है। ये है आपकी गोदावरी, देन ये है आपकी कृष्णा, इसके बेसिन में भी हमको देखने के लिए मिलता है। ये है आपकी क्या,
गल्फ ऑफ कच्छ, और ये है आपका गल्फ ऑफ कैम्बे, है ना, इस तरह कुछ। तो यहाँ पर भी हमको देखने के लिए मिल जाती है। न्यूली डिस्कवर्ड है आपकी कहाँ, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। एचवीजे पाइपलाइन जो है, एचवीजे पाइपलाइन जो है किसके नाम पे है, हजीरा। हजीरा कहाँ पे है आपका, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। हजीरा है आपका गुजरात में, विजयपुर है आपका एमपी में, देन जगदीशपुर है आपका कहाँ, यूपी में। इनके नाम पर एचवीजे पाइपलाइन बिछाई गई, जो कि एक क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है, ठीक है। यह है फर्स्ट 1700 किलोमीटर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है, बिल्ड बाय गैल। गैल ने बिछाया है इसको। अब गैल क्या है, गैल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने बनाया है। 1986 में ये कंपनी भी स्टैब्लिश हुई थी, और ये गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई थी, जिसके थ्रू हम गैस प्रोवाइड करवाते हैं। कनेक्ट्स मुंबई हाई को कनेक्ट करता है, बेसिन गैस फील्ड किस किस के लिए, फर्टिलाइजर प्रोवाइड होगा, पावर बनेगी, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया के मोस्ट ऑफ रीजन में ये सब हमें देखने मिल जाता है। समझ गया क्या, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इतनी बात समझ में आई नेचुरल गैस के बारे में। कंबाइन करूं क्या इसको, ऊपर नीचे हो गया क्या। देखो नेचुरल गैस जो होता है ना, वो पेट्रोलियम के साथ ही हमें उसके रिजर्व्स में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे एंटीक लाइन में हमारा जो ऑयल रिजर्व्स होते हैं ना, ऑयल रिजर्व्स के ऊपर गैस जो होती है नेचुरल गैस, वो हल्की होने के कारण उसके ऊपर हमें देखने के लिए मिल जाती है। इसमें मेन कंपोनेंट आपका मीथेन होता है, CH4, जो कि 70 से लेकर 90% तक होता है ना। मेनली यूज किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम यूज कर देते हैं, एज अ फॉइल, एज अ फ्यूल इसको यूज करते हैं, है ना। जैसे कि आपके वेस्ट कोस्ट में मुंबई हाई अलाइड फील्ड्स हैं, गल्फ ऑफ खंबात में आपके कैम्बे बेसिन है, वहां पर आपको इसके फील्ड्स देखने मिलेंगे। ईस्ट कोस्ट में आपको न्यूली डिस्कवर्ड जो कृष्णा गोदावरी के बेसिन है, वहां पर नई नई हमें नेचुरल गैस के रिजर्व्स देखने मिले हैं। एचवीजे पाइपलाइन क्या है, ये 1700 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है, जो किसके नाम पे है, एचवीजे यानी हजीरा गुजरात में, विजयपुर आपका एमपी में, जगदीशपुर आपका यूपी में। इनके नाम पे एचपीजी पाइपलाइन बिछाई गई है गैल के द्वारा। गैल क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। 1986 में कंपनी भी बनी और पाइपलाइन भी बिछना वहां से स्टार्ट हुई। कनेक्ट करती है मुंबई हाई को बेसिन से, बसाइन से, सॉरी, ठीक है। और किस किस चीजों में काम आता है, फर्टिलाइजर, पावर, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने में, है ना। वेस्टर्न और नदर्न इंडिया में मेनली देखा जाता है। समझ गए नेचुरल गैस के बारे में सारी चीजें। अब आ जाए इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी हम किस किस प्रकार से यूज करते हैं, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब याद है, ये है आपका रिवर, रिवर चल रही है, यहां पर बना दिया एक डैम और रिवर को रोक दिया, है ना। यहां पर करके रिवर को रोक दिया हमने, और यहाँ पर है उसके गेट डैम के, जितनी जरूरत होती है उतनी गेट खोल देते हैं। यहाँ पर नीचे लगे होते हैं टरबाइंस। अगर गेट खोला और पानी गिरा, ठीक, जितना हमें गिराना है उतना ही हम गेट खोलते हैं और उतना ही पानी गिराते हैं। टरबाइन लगे हैं। पानी में है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। जब हम गेट खोलेंगे और पानी गिरेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है बदल जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है इन पंखों को घुमाएगी घुमाएगी, जोर से घुमाएगी, और ये बन जाएगा क्या, जैसे ही घुमाने लगेगी मैकेनिकल एनर्जी रिलीज होगी, और ये मैकेनिकल एनर्जी जो है बदल देगी इस एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देगी, और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बन जाती है बांध से। इसको हम कहते हैं हाइड्रो, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो एनर्जी, ऐसा भी बोल सकते हैं। देन थर्मल। थर्मल क्या होती है, थर्मल जैसे हम कोल का यूज करके बनाते हैं, पेट्रोलियम का यूज करके बनाते हैं, है ना, नेचुरल गैस का यूज करके बनाते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। चलो
वो होता है थर्मल यूज ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाए समझ गए। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में देख लें हम क्या होते हैं। कन्वेंशनल तो हमने सारे देख लिए, नॉन कन्वेंशनल मतलब अभी अभी जिसको हमने यूज में करना शुरू किया है। सबसे पहले न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। एनर्जी देखो भाई, नाभिकीय बोलते हैं इसको, ठीक है। एनर्जी रिलीज एज हीट बाय ऑल्टरिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम्स के स्ट्रक्चर में अगर हम कुछ चेंज करते हैं, उसके डीएनए में हम चेंज करके एनर्जी को रिलीज करवाते हैं। कैसे? और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन। कैसे? यूरेनियम का हम आइसोटोप लेते हैं, अभी हम केमिस्ट्री में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यूरेनियम का आइसोटोप लेते हैं, देन क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं। आइसोटोप एक समस्थानिक को बोलते हैं, ठीक है। तो फिजन होता है, हमको देखने मिलता है, फिजन यानी विखंडन देखने के लिए मिलेगा हमको, यानी टूट जाता है अलग अलग पार्ट्स में। मान लो दो छोटे छोटे पार्ट में न्यूक्लियर के न्यूक्लियस टूट गए, ठीक है, यूरेनियम के न्यूक्लियस टूट गए, जैसे दो छोटे पार्ट में टूटे, मान लीजिए वो टूटते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन में, तो इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर का फ्यूजन। और ये जब टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और इसी एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। चलो, हीट यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए हीट इसकी यूज होती है। यूरेनियम, यूरेनियम और थोरियम फाउंड इन झारखंड एंड अरावली रेंजेस। यूरेनियम जो है ना बेटा, यूरेनियम हमें बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, लेस फाउंड इन इंडिया। लेकिन जो आपका थोरियम है ना, थोरियम, ये आपको बल्क में देखने मिलेगा, है ना, अबेंडेंट। अबेंडेंट नहीं लिखते हैं अपन, लिखते हैं इसमें बल्क में आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारा है थोरियम इंडिया में, है ना। कहाँ पे? इंडिया में। चलो, झारखंड और अरावली रेंजेस में ज्यादातर आपको देखने मिल जाएगा। केरला के जो बीचेस है ना, वहां की जो मोनेजाइट सैंड है, जो केरला के बीचेस की सैंड है, वो रिच है किससे? थोरियम से, ठीक है। इसलिए ज्यादातर हमें केरला में देखने के लिए मिल जाता है थोरियम। देन सोलर एनर्जी पे आ जाते हैं कुछ बच गया क्या यहाँ पे? अच्छा, झारखंड में कहाँ पे? झारखंड में है हमारी जादूगोड़ा माइंस। ये है हमारी यूरेनियम की माइंस झारखंड में, नाम याद रखिएगा। न्यूक्लियर के बारे में ही एक चीज और बता दूं, कुछ नई स्लाइड लगा के। देखो, कुछ पॉइंटर्स हैं न्यूक्लियर फिजन के बारे में जो याद रखना है आपको, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। सबसे पहले तो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे कहेंगे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को, है ना। इनको कहते हैं हम फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। सबसे पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ बना था? फर्स्ट कहाँ था? तारापुर महाराष्ट्र में। और नाम क्या था इसका? अप्सरा। अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम था ये, ठीक है। देन उसके बाद लेटेस्ट कहां पर बना है? लेटेस्ट बना है आपका कुंदन कुलम, कुंदन कुलम एंड कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पे हैं दोनों? तमिलनाडु में। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम चालू हुआ है। अब कलपक्कम जो है ना, वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। कलपक्कम का जो है न्यूक्लियर रिएक्टर, वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ऐसा क्यों? फास्ट ब्रीडर का मतलब
अभी बता देते हैं तुमको फास्ट ब्रीडर का मतलब फ्यूल जितना इसका प्रोडक्शन है ना, फ्यूल कंजप्शन कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है। फास्ट ब्रीडर का मतलब होता है फ्यूल का फ्यूल का जितना भी कंजम्पशन है वो कम है, जबकि जो प्रोडक्शन है बन ज्यादा रहा है, कंजम्पशन उसका कम हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा है। इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कहाँ पर है? कलपक्कम तमिलनाडु में। और कहाँ कहाँ है कहेगा? ये पड़ेगा आपका कर्नाटक, देन आपका नरोरा, ये है यूपी में, फिर है आपका रावत भाटा राजस्थान में, फिर है आपका ककरापार गुजरात में। ठीक है, यहां पर आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रोग्राम चालू है। चलो ये बताना था मुझे आपको। सोलर एनर्जी देख लेते हैं। अब सोलर एनर्जी है क्या, तो यही बताना है। देखो सोलर एनर्जी जो है ना, वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कि सूरज की किरणों से मिल रही है, तो जितना भी आप यूज करो सूरज की किरणें, तो भाई वो तो समाप्त नहीं होने वाली, इसलिए रिन्यूएबल सोर्स है, खत्म नहीं होगा। जैसे कोयला था आपका, कोयला जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, एक दिन खत्म तो होगा, कोयला इतनी तेजी से हम लोग यूज कर रहे हैं। रेडिएंट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन दैट कैन बी हार्नेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ गए? रेडिएंट हीट एट लाइट फ्रॉम द सन दैट कैन बी हार्नेस टू जनरेट, मतलब सन की जो लाइट होती है और रेडिएंट हीट होती है ना आपकी, रेडिएंट हीट एंड लाइट, इसकी सन की, उसको हम यूज करते हैं जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और कौन सी टेक्निक यूज होती है इसमें? इसको बोलते हैं फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी क्या होती है? फोटोवोल्टेक जो है ना टेक्नोलॉजी, वो कन्वर्ट करती है सनलाइट को डायरेक्टली किसमें, सनलाइट डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल लो पहले। ठीक है, फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी। इतनी बात समझ गए क्या? लेकिन ये कन्वर्ट करती कैसे है? तो देखो, जो सनलाइट से जो हमें फोटॉन्स मिलते हैं ना, सनलाइट से जो फोटॉन्स आते हैं, ये एक्साइट कर देते हैं किसको? एक्साइट कर देंगे किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और क्रिएट कर देंगे क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर देंगे। सनलाइट से जो हमारे फोटॉन्स आते हैं वो एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जो क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी बाद में। ठीक है, सिलिका की सेल्स होती हैं फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी में, सिलिका की सेल्स यूज होती हैं, और भी सेल्स और भी मटेरियल यूज होता है, लेकिन सिलिका मेनली यूज। ये जो आप देख रहे हो ना पैनल, ये सिलिका है। ठीक, चलो भैया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर अलायंस ये है इंडिया प्लस फ्रांस, इन दोनों ने मिलकर बनाया है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका गुरुग्राम, हरियाणा में। अच्छा, इसको गुड़गांव बोलते थे, फिर गुरुग्राम क्यों कर दिया? गुरु का मतलब है कि द्रोणाचार्य जो है ना हमारे महाभारत वाले गुरु, उनकी धरती है ये। ठीक है, इसलिए इसको गुरुग्राम बोला जाने लगा। नेक्स्ट देख लो, विंड एनर्जी। थोड़ा पानी पी लो, देन समझाता हूँ क्या है।
देखो, विंड एनर्जी यानी हवा से आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। अब हवा जो है ना आपकी, इट इज ऑल्सो अ रिन्यूएबल सोर्स है आपका, किसका? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? अब ये पवन चक्की देख रहे हो आप, है ना? अब इसमें होता क्या है, हवा लगेगी, हवा लगेगी इसमें, ये रोटेट करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। इसको बोलते हैं टरबाइन ब्लेड्स। ठीक है, जो इसकी ब्लेड्स हैं ये टरबाइन ब्लेड्स बोलते हैं। अब ये रोटेटिंग ब्लेड्स जो होती हैं कनेक्ट होती हैं अंदर ये मशीन के अंदर शाफ्ट से। कौन सी शाफ्ट? इसको बोलते हैं ड्राइव शाफ्ट। अब ये ड्राइव शाफ्ट जो है ये क्या करेगी, ये टर्न ऑन कर देगी किसको? जनरेटर को। टर्न ऑन कर देगी जनरेटर को, और जनरेटर जो है ये क्या करेगा, ये इस एनर्जी को, ये इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये होता है विंड का पूरा सिस्टम, विंड एनर्जी का सिस्टम। समझ गए? रिन्यूएबल एनर्जी तो है, हमने समझ लिया, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में। फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। समझ गए इतनी बात? चलो नेक्स्ट आ जाए। टाइडल एनर्जी। भैया टाइडल से कैसे बना रहे हो आप एनर्जी? अब देखो, टाइड्स जो होती है ना, टाइड्स क्या होती हैं, वो पीरियोडिक हाई लेवल और लो लेवल होता है समुद्र में लहरें उठने का। पीरियोडिक का मतलब टाइम बाउंड होता है, मतलब हमको पता है कि टाइड्स कब आनी है ना? यानी 24 घंटे 50 मिनट में अगर हमको पता है कि 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड आएगी ही आएगी, और किसके कारण होती है? मून और सन के कारण, हमने पहले ही देख लिया है ना? फर्स्ट जो मेरा लेक्चर था ना यूनिवर्स वाला, उसको अगर आप देखोगे उसमें मैंने टाइड्स पूरा डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये जो टाइड्स आती हैं इसमें हम कैसे एनर्जी बनाते हैं वो देख लेते हैं। देखो, तो ओशन टाइड्स कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पता है भैया। इंडियाज आइडियल टाइडल एनर्जी लोकेशन कौन सी है? गल्फ ऑफ खंबात में आपको मिल जाएगी, गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाएगी आपको, और गैंगेटिक डेल्टा जो सुंदरबन रीजन है ना, सुंदरबन कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो डेल्टा है ना हमारा, ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिला के सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, तो उसके डेल्टा में भी आपको क्या मिल जाएगा? टाइडल एनर्जी के लिए आवश्यक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ गए क्या? चलो आते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल का मतलब जमीन के अंदर से जो निकल रही है। आपको पता है ना अपन ने क्या बनाया था? अपन ने बनाया था ये क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये है आपका क्या? एस्थनोस्फेयर, लावा वाली परत। इसके ऊपर ही आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो तैरती रहती हैं। इसके अंदर जो वाटर है वो भी बहुत ज्यादा गर्म है, तो ऑब्वियसली भाप बन गया होगा, फिर किसी लेक से किसी पाउंड से इस तरह से कभी कभी ऊपर आ जाता है। तो उसी जो वेपर फॉर्म में आया है, स्टीम फॉर्म में जो वाटर आया है, उसी को हम यूज करते हैं क्या? अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अर्थ के इंटीरियर से हम निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंडियन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? 2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं इसके। एक तो ये भैया याद करने वाली चीज है, पार्वती वैली नियर मणिकरण हिमाचल प्रदेश, और दूसरा पूगा वैली लद्दाख। बिल्कुल रट लेना ये वाली बात तो। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी समझ गए। बायोमास यानी बायो वेस्ट से जो कुछ होता है, बायोगैस इज प्रोडक्टेड फ्रॉम श्रब्स। फार्म वेस्ट, फार्म में आपका एग्री वेस्ट भी आता है। ठीक है, एग्री वेस्ट और
एनिमल्स के वेस्ट, ये सारी श्रब्स, प्लांट वगैरह, एनिमल ह्यूमन वेस्ट, डोमेस्टिक यूज इन रूरल एरियाज में ज्यादातर आपको यूज होता दिखेगा। एक कंटेनर बना देंगे, वहां पर सारा कुछ वेस्ट आपका डाला जाएगा, फिर उसको डाइजेस्ट कराते हैं, है ना। कहाँ गया, एनारोबिक डाइजेशन होता है वो। ठीक है, मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें हमने सारा कुछ वेस्ट डाला। अब इसमें एनारोबिक कंडीशंस में, एनारोबिक कंडीशंस क्या होती हैं, मतलब कि ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर। अब इन कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करवाएंगे, डिकम्पोज करवाएंगे, तो हमें नेचुरल एक गैस देखने मिलेगी जिसको हम बायोगैस बोल देंगे। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रूरल एरियाज में अभी भी यूज हो रहा है ये। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो इसमें CO2 मिलेगा हमको, कितना, नहीं सबसे ज्यादा नहीं, सॉरी, सेकंड नंबर पे हमको CO2 मिलेगा 30 से लेके 45% के आसपास। सबसे ज्यादा हमको CH4 मिलेगा, यानी मीथेन मिलेगा 55 से 70 के आसपास, 55 से 70% के आसपास। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड बायोगैस, बिल्कुल सही। बायोगैस हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी होती है इसकी, इससे केरोसिन से, डंग केक से, चारकोल से। इन सबसे हायर थर्मल एफिशिएंसी किसकी होती है, बायोगैस की। प्लांट यूजिंग कैटल डंक, प्लांट जो है ये पौधे वाला प्लांट नहीं है, ये थर्मल जो प्लांट है ना, बायो गैस के जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनकी बात हो रही है। कैटल डंक यानी गोबर वगैरह, है ना, गोबर गैस प्लांट्स, ये सारे रूरल इंडिया में आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक, कुछ बचा क्या, नहीं। चलो, ये था भैया आज का लेक्चर, फटाफट से पॉज करके क्वेश्चन कर लेते हैं ना। यार ज्योग्राफी का कोर्स हो जाए, मतलब 2 लेक्चर और समथिंग बचे होंगे। एक तो अपना रिजर्व्स का बचेगा, बायोस्फीयर्स का, और अपना बचेगा नेशनल पार्क्स के, ये 2 लेक्चर अपने बचे हैं। देन मैंने कुछ और सोचा है, मैं किसी और तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ना वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है और रीच भी उतनी नहीं आ रही है, मतलब ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं। अब मे बी भाई मेरे हिसाब से ऐसा हो रहा होगा कि लेंथ ज्यादा है, तो इसलिए लोग स्टार्टिंग में ही उसको वो कर देते होंगे, पलट देते होंगे। फिर भी मुझे लगा था कि आपको एकदम डीप नॉलेज मिलना चाहिए, तो मैं नॉलेज की डेप्थ, तो मैं वीडियो की डेप्थ उतनी ही रखूंगा, बस लेंथ को कट करने का प्रयास करूंगा। और भी इंटरेस्टिंग तरीके कुछ ढूंढूंगा आपको दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाने के लिए, है ना। तो इतने लंबे लेक्चर्स हो सकता है मे बी आपको बोर लग रहे हो, या जैसा भी है मुझे पता नहीं, लेकिन पढ़ाई बोर ही होती है, ये बात समझो आप, है ना। तो अभी इसके बाद हमारा हिस्ट्री वाला आने वाला है, उसमें आप देखना कि दूसरे तरीके से हम पढ़ाई करवाएंगे, क्वेश्चंस वगैरह पहले रख लेंगे, है ना, और उसके अंदर ही अंदर हम कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। तो उससे आपका लेंथ भी आपकी कम होगी, और प्लस आपका जो है इन डेप्थ नॉलेज आपको उतना ही मिलेगा। चलो क्वेश्चन करो। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। बताओ, कोडरमा गया हजारीबाग, मैंने बोला था ना याद करना ये। बॉक्साइट का है क्या, नहीं। कोल का है क्या, नहीं। कॉपर का है क्या, नहीं। सबसे पहले माइका पढ़ा था ना, बिल्कुल माइका का है। कॉपर तो आपको कहाँ, अलवर में देखने मिलेगा, राजस्थान में, है ना। टर्शरी कोल occurs in which of the following state। टर्शरी मतलब, टर्शरी मैंने बताया 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड एज वाली बात हो रही है, और जमीन की बात हो रही है, जमीन के अंदर से। ठीक, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, और मेघालय इसका सही आंसर है। गोंडवाना हमारा जो है, गोंडवाना वो कौन सा एरिया है, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है, पेनिनसुलर वाला एरिया, ठीक है। नालको इज एन इंडियन गवर्नमेंट एंटरप्राइज डीलिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। बताओ भाई, नालको, अरे इसका तो फुल फॉर्म ही है नेशनल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, ठीक है। कहाँ, तो एल्यूमिनियम किससे मिलेगा हमको, बॉक्साइट्स के, बॉक्साइट की ओर से हमें एल्यूमिनियम मिलता है ना।
चलो सही बता रहा हूँ ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कोल फील्ड्स इन इंडिया? बताओ भाई, झरिया रानीगंज है क्या, झुंझुनू अलवर है क्या सॉरी, कोयम्बटूर मदुरई है क्या, या सतारा पुणे है? झरिया रानीगंज। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नोन फॉर लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन? नेवेली। 2-3 बार मैंने वहां पर आपको ये पॉइंट दिखाया था कि नेवेली में आपका जो लिग्नाइट कोल है, जिसमें 50 से लेके 70% तक आपका जो कार्बन कंटेंट है वो मिलता है, थर्ड बेस्ट कोल है ना। इसके भी डाउनग्रेड कौन सा कोल है? पीट। तो ये भरमार कहाँ पे है आपकी? नेवेली, तमिलनाडु में। कल्चर, बोकारो, कोरबा ये सब नहीं है, ठीक है। इन विच स्टेट इज दी बरौनी कोल? ये कुछ नया है ना, तो बरौनी कहाँ पे मिलेगा आपका? बिहार में। मैंने आपको लिखवाया नहीं था, बिहार में जो बरौनी है वहां पर आपको कोल प्रेस्ड पावर स्टेशन लोकेट है हमारे, कोल प्रेस्ड पावर स्टेशन बरौनी में। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट आर रिच विथ, किससे रिच है भाई? बताना जरा। गोल्ड से है क्या? अरे नहीं बाबा, कोल से है ना। पेट्रोलियम तो आपका मुंबई और नॉर्थ ईस्ट। गोल्ड आपका कहाँ है जरा बताना, सिलिकॉन कहाँ है वो बताना कमेंट में, कुछ तो आपके लिए छोड़ू। कोल है आपका कहाँ? झारखंड छत्तीसगढ़ में। विच कोल इज लो ग्रेड, ब्राउन, सॉफ्ट? अरे लो ग्रेड पीटी, ब्राउन, सॉफ्ट कौन सा आएगा? एंथ्रेसाइट होगा क्या? ये तो हाई ग्रेड है भाई, है ना। मेटलर्जिकल बिटुमिनस कौन सा गोल्ड है भाई? बताओ। लो ग्रेड होता है, ब्राउन होता है, लो ग्रेड तो आपका लिग्नाइट होता है, सबको पता है, मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, ठीक है। चलो भाई, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने कम इसलिए रखे क्योंकि लेक्चर लंबा है। अब थैंक यू मेरी तरफ से आप सबको। मुझे लग रहा है यार कि लेक्चर की लेंथ आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, इसीलिए मैं थोड़ा चेंज करने का सोच रहा हूँ, है ना। इन्हीं सब के कारण अभी मैं 2 दिन का गैप रख पाया था इसमें, क्योंकि मैं आगे की जो स्ट्रेटेजी बना रहा था ना, कि किस तरह से और एंगेजिंग बनाऊं, किस तरह से लेंथ को काटूं बट डेप्थ को मैं उतना ही रखूं। चलो तो थैंक यू, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट करो और यहाँ से पिछली प्लेलिस्ट की वीडियोस देखो, यहाँ से जस्ट प्रीवियस वीडियो देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, और जय हिंद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और डू लाइक द सेशन प्लीज। थैंक यू।